नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स, चिल्ड्रंस एंड माय पेरेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल @सोनू प्री प्राइमर 1986। मैं सोनू आप सबों के लिए कुछ नई नई बातों को लेकर आता हूँ। इसी कड़ी में आज भी मैं कुछ ऐसे तथ्यों के साथ या कह सकते हैं या कुछ ऐसी बातें आप सबों के समक्ष रखने जा रहा हूं जिसे आप हो सकता है जानते भी होंगे, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो नहीं भी जानते होंगे। तो वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ अगर अच्छा लग जाए मेरा वीडियो तो इसे अंतिम में जाके जब पूरा वीडियो आप देख लेते हैं और आपको लगता है कि मैंने यहाँ से कुछ नया सीखा या हमारे बच्चे ने सीखा तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैंने जैसा बताया कि मैं हर दिन कुछ नया लेके आता हूं, तो आज जो मैं कुछ बातें आप सबों के समक्ष नया लेके आया हूं उसमें कुछ पढ़ाई की भी बातें होंगी। और इससे पहले हम जानते हैं जब हम अपना स्मार्टफोन हो या आईफोन यूज करते हैं तो इस स्मार्टफोन और आईफोन से जुड़ी कुछ बातों को आप सबों के समक्ष बताता हूं, जिसे आप देखकर या अपने दोस्तों को दिखाकर या अपने अन्य रिश्तेदारों को दिखाकर आप एक मैजिशियन की बात कर सकते हैं, मैं एक जादूगर हूँ या मैंने ऐसा कर दिया है। वो देख के आश्चर्यचकित होंगे और शायद बहुत खुश होंगे। तो मैं बताता हूँ, एक छोटा सा सेंटेंस है, डू अ बैरल, BARREL रोल, डू अ बैरल रोल, डू अ बैरल रोल। इसे जब हम अपने मोबाइल या स्मार्टफोन कह सकते हैं या आईफोन में गूगल के सर्च बटन पे जाकर टाइप करते हैं, हालांकि यह एक सॉन्ग है लेकिन जब इसको टाइप करते हैं और सर्च बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा जो वो बिल्कुल हमारा वो स्क्रीन जो है वो उलट पुलट होके हमारे सामने आता है। तो ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा, या जब आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स आ जाती है, तभी इस तरह का सर्कमस्टेंस हमारे बीच आता है। लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि ये डू अ बैरल रोल, जैसे ही हमने टाइप किया तो आपका जो पूरा मोबाइल का स्क्रीन है वो उल्टा होके आपको दिखेगा। इसी क्रम में दूसरा आता है, जब हम सभी जानते हैं कि गूगल वो है हमारे लिए 2000 या 2001 से हमारे लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है, उसका अभी लगभग 25 साल पूरा होने वाला भी है। लेकिन जैसे ही हम गूगल सर्च बटन के में गूगल इन, GOOGLE, गूगल इन 1998 को सर्च करेंगे और वहाँ पे क्लिक करेंगे या उसे प्रेस करेंगे तो हमें वो गूगल का पुराना सा जो उसका स्क्रीन लोगो था वो हमारे सामने खुलकर ओपन हो जाएगा। है ना दोस्तों, ये बहुत नई बात। आप सभी हम सभी अभी इस नए युग में जो गूगल का यूज कर रहे हैं तो वो हम उनके नए फीचर्स को देख रहे हैं। लेकिन जब उनके गूगल के पुराने फीचर्स को हम देखेंगे, हमारे अपने बच्चे को दिखाएंगे और वो 3G का ज़माना था, 2G का ज़माना था, उस समय वो किस स्पीड से काम करता था, वो उसका पूरा स्क्रीन पे जो उसका एक पूरा जो लोगो बन के आता है तो देखने में बड़ा ही मज़ा आता है। ऐसे भी कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। तो ये हमारे लिए एक गोल्ड के समान है कि हमें भी अपने जो किसी भी चीज़ को जब हम अपनी पुरानी तस्वीर को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। इसी तरह गूगल की जो पुरानी यादें हैं उसे देखकर हम सभी अपने आप को खुशी महसूस करेंगे। ओके, उसके बाद आता है एक वर्ड है ASKEW। इसका मीनिंग होता है टेढ़ा या तिरछा। ASKEW इसका मीनिंग होता है टेढ़ा या तिरछा। आप जैसे ही इसे गूगल के सर्च बटन पे लाके क्लिक करते हैं तो आपका जो गूगल का स्क्रीन है ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जैसे ही प्रेस करते हैं तो वो हल्का तिरछा नजर आएगा। तो आप कहीं चिंता में मत पड़ जाइएगा, आपका मोबाइल ख़राब हो गया, आपका सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह जो मोबाइल की एप्लीकेशंस है गूगल की कुछ पुरानी यादें हैं और गूगल का जो ये नया तकनीकी रूप से काम करने का जो नया ये हमेशा जुड़ते रहता है, तो उसी में से इस वर्ड को लिया गया है ASKEW, जिसे जैसे ही हम टाइप करेंगे गूगल का जो आपका पूरा पेज है वो बिल्कुल तिरछा नज़र आएगा। अब ग्रेविटी, जिसे हम साइंस में पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण जो होता है, ग्रेविटी जिसे हम फिजिक्स में शायद पढ़ते हैं, मुझे फिजिक्स की उतनी जानकारी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे ग्रेविटी शब्द एक आता है और जैसे ही इसे हम गूगल के सर्च ऑप्शन पे जाके गूगल ग्रेविटी टाइप करते हैं और उसे जैसे ही प्रेस करते हैं
तो वो आपका जो पूरा वो गूगल का जो फीचर्स है वो आप देखेंगे एक एक करके सारे लेटर्स उसके नीचे आके गिर जाते हैं और वो बिल्कुल उलट पुलट हो जाते हैं। तो ये भी है ना दोस्तों नई बात। अब आते हैं इन सारी बातों के बाद, क्योंकि मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, 18 से 20 मिनट का हो जाता है, तो आप सबों को देखने में शायद मज़ा नहीं आता होगा, हो सकता है किन्हीं किन्हीं को ज़्यादा मज़ा भी आता है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं अपने वीडियोज़ को लंबा कर सकता हूँ या नहीं, शॉर्ट में ही उसे निभाने की कोशिश करूँगा। लेकिन जब कोई अच्छी बात होती है दोस्तों तो उसे बताने में कुछ समय लग ही जाता है। तो चलिए आज जो अंग्रेजी से जुड़ी कुछ छोटे छोटे भाई बहन के लिए, जैसा मैंने बताया, छोटे बच्चे के लिए, अपने छोटे भाई बहन के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, जो मैं कुछ नया नया लाता हूँ, तो ये हमारे दोस्तों के लिए था, हमारे पेरेंट्स के लिए था। लेकिन अब जो मैं कुछ बातें ला रहा हूँ वो हमारे लिए भी है, हमारे बच्चे के लिए भी है, हमारे पेरेंट्स के लिए भी है, और जो कोई भी इस समय हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं ये सब के लिए लाभदायक होने वाली है। हम सभी जानते हैं अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ड्स हैं, एप्पल है, कैट है, छोटे वर्ड्स हैं, बड़े वर्ड्स हैं। तो इसी क्रम में इंग्लिश का एक सबसे बड़ा वर्ड, मैंने जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने एक सबसे बड़ा वर्ड को ढूंढ के आपके पास लाया है, और वो वर्ड है न्यूमो। मैं एक साथ स्पेल बोल के आपको बता दे रहा हूँ, PNEUMONIUMOPICROSSIOPICSILICONIOSIS, जो कि शायद 45 लेटर्स का एक ग्रुप है। और ये वर्ड जो बनता है वो ये जो पूरा वर्ड बनता है वो छोटे छोटे 7 वर्ड से मिलकर बना है, लेकिन यह वर्ड एक ही है। इसे एक ही साथ हम सभी पढ़ते हैं, न्यूमो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियसिस। तो जिस वर्ड को मैंने अभी पढ़ा, यह शायद मेरे ख्याल से दुनिया का और अंग्रेजी वर्ड का जो शब्दकोश है, डिक्शनरी है, उसका सबसे बड़ा वर्ड यही है। और इसका मतलब होता है, इस वर्ड का कोई अर्थ भी होना चाहिए, जो एक सही मायने में एक सही वर्ड होता है उसका एक अर्थ भी होता है। तो इसका जो अर्थ स्पष्ट होकर आता है वह एक फेफड़े की बीमारी है, जो कि गंदगी हो या छोटे छोटे राख के कणों के जाने से, हमारे फेफड़े के अंदर जाने से जो बीमारी होती है उसे ही हम इस नाम से जानते हैं। तो जहाँ तक बात हुई अंग्रेजी की सबसे बड़े वर्ड की, और तो इसलिए हिंदी की हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी का भी सबसे बड़ा वर्ड बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने 2 वर्ड आप सबों के समक्ष लाया है। एक को मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख भी दिया है, लेकिन दूसरे को मैं बोल दे रहा हूँ। पहला वर्ड मेरा जो है वो है लोह पथगामिनी सूचक दर्शक हरित ताम्र लोह पट्टिका। इसमें बहुत सारे 8 शब्द, 24 अक्षर तथा 10 मात्रा से मिलकर यह शब्द बना है। यह शब्द छोटे छोटे 8 शब्दों, 24 अक्षर तथा 10 मात्राओं का समूह होकर एक बड़ा शब्द का रूप लिया है, जिसे हम लोह पथगामिनी सूचक दर्शक हरित ताम्र लोह पट्टिका के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है रेलवे की जहाँ पे भी बोर्ड लगी होती है, वहाँ पे जो हरे रंग का बोर्ड है वो दिशा निर्देश देता है हमें, यह उसी बोर्ड को अंकित करता है। तो इसका जो मीनिंग होता है ये, जिसमें छोटे छोटे 8 शब्द लिए गए हैं। लोह, जिसका कि हिंदी मीनिंग हम जानते हैं लोहा होता है, पथ यानी रास्ता होता है, गामिनी मतलब चलते रहना है, चलने का जो ये हमारा चलने का एक शेड्यूल होता है कि हमें किधर से चलना है, सूचक मतलब जो हमें सूचित करता है कि हमें किस ओर चलना है, दर्शक किस ओर चलना है, दर्शक जो हमारी बातों को सुनते हैं और हमें सलाह मशवरा देते हैं, हरित हरे रंग का, ताम्र लोह तांबे और लोहा का मिश्रण होता है, और पट्टिका ये एक सख्त पट्टी जैसा आकार का होता है। तो यह मेरे ख्याल से दुनिया का हिंदी का सबसे बड़ा वर्ड शायद है। और एक दूसरा वर्ड आता है किंग कर्तव्य विमूढ़, इसे भी हम एक सबसे बड़े वर्ड की सूची में डालते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने अपनी ये जो कह सकते हैं कि आपके लिए जो वीडियोस बनाता हूँ, इस पर जहाँ से भी होता है संग्रह करके लाता हूँ, तो ये सबसे मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे हिंदी का सबसे बड़ा वर्ड है। अब एक ऐसी बात मैं बताने जा रहा हूँ जो कि आपको सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि DORD हम लोग जब बच्चे को डिक्शनरी देते हैं या खुद यूज करते हैं तो हमें लगता है कि डिक्शनरी के हर वर्ड्स जो है वो सुटेबल ही होंगे और उनका एक सही मीनिंग ही आता होगा। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि DORD यह वर्ड
1932 से लेके 1940 1932 से लेकर 1940 तक डिक्शनरी में बना रहा, जिसका कि कोई अर्थ अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो है ना दोस्तों ये मज़ेदार बात कि 8 साल तक डिक्शनरी में अपना स्थान लिया हुआ एक वर्ड जिसका अभी तक कोई सही मीनिंग नहीं निकल पाया है, और बाद में इसको चेंज करके जो उनकी गिनती होती है डिक्शनरी की, जो अपनी अपनी गिनतियाँ होती है, उसमें उस वर्ड के जगह पे घोस्ट वर्ड का प्रयोग किया जाने लगा, जिसका मतलब भूत होता है, GHOST घोस्ट। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नई लाइन की ओर। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, और इस सेंटेंस में आप देखेंगे यहाँ पे ई को ऐसे हम लोग ई का जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं और उसका हिंदी मीनिंग जब लेते हैं तो उसका उच्चारण हम सभी ए के रूप में करते हैं, और यदा कदा कभी कभी हम लोग हर्षई के रूप में करते हैं, छोटी ई जिसे बोलते हैं उस रूप में करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जब भी दीर्घई का प्रयोग अपने सही प्रोनाउंसिएशन में या क ख ग घ जब लिखते हैं तो उसका जब इंग्लिश रूपांतरण करते हैं तो वहाँ डबल ई से हम बच्चे को समझाते हैं, बाबू जहाँ पे भी दीर्घई लिखना होगा, दीर्घई कार लिखनी होगी, वहाँ पे डबल ई का यूज करेंगे। लेकिन आप देखेंगे इस सेंटेंस में जहाँ जहाँ भी ई का यूज हुआ है वो हर्षई कार और दीर्घई कार में अलग अलग, एक ही वर्ड में अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में किया गया है। तो मैं इस सेंटेंस को आप सबों को पढ़ के बताता हूँ आपके लिए। यह जो हमारा बोर्ड का ये लिखावट है उसे मैं बाद में वीडियो के लास्ट में पोस्ट भी कर दूंगा, तो आप सभी प्लीज़ टेंशन ना लें, और इसे बाद में हो तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो मैं यह जो हमारा ये सेंटेंस है, ही बिलीव्ड सीजर कुड सी पीपल सीजिंग द सीज, ही बिलीव्ड सीजर कुड सी पीपल सीजिंग द सीज। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे दीर्घई कार की मात्रा लगी है, यहाँ हर्षई कार ही हर्षई कार को संबोधित कर रहा है, यहाँ पे दीर्घई कार को संबोधित कर रहा है, यहाँ पे हर्षई कार को कर रहा है, यहाँ पे दीर्घई कार को कर रहा है। ये हम देखें कि एक ही सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आए वहाँ पे जो ई का प्रयोग है वो कहीं हर्षई कार और कहीं दीर्घई कार के रूप में आ रहा है। तो जब भी हम अपने बच्चे को बताएं तो उसे ये जरूर बता दें, बाबू ई को हम ए पढ़ सकते हैं, यदा कदा हर्षई में इसका प्रयोग होता है, लेकिन जब एक वर्ड बनता है तो वर्ड के आधार पे ई का प्रयोग हम कहीं कहीं पे दीर्घई कार में सिंगल ई का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो बच्चे को ये बता दें और उसे बिल्कुल इस बात से अनभिज्ञ ना रखें कि एक सिंगल ई भी दीर्घई कार हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि अंग्रेजी के जो हम ABCDEFZ तक लिखते हैं तो 26 लेटर्स होते हैं, उसमें जो सबसे जब हम इंग्लिश डिक्शनरी को निकालेंगे या कोई भी वर्ड हम अपने पुस्तक में पढ़ते हैं, अपने बुक्स में पढ़ते हैं, किताब में पढ़ते हैं, तो जब भी इंग्लिश की बात आती है तो वहाँ पे देखेंगे कि सभी वर्ड में जो हमने टोटल किसी एक स्टोरी को पढ़ा वहाँ पे आपको जो सबसे अधिक लेटर का प्रयोग मिलेगा वो ई लेटर का मिलेगा। और जब भी कोई नया शब्द बनता है या अधिकांश शब्द जिसको हमने पढ़ा है उसमें गौर करेंगे तो आपको ए लेटर से बने शब्द ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अब आप यहाँ पे आ जाएंगे और इस जैसे इस लाइन को पढ़ेंगे तो हो सकता है यहाँ पे आपको ए लेटर बहुत ही कम मिलेंगे। लेकिन एक यह अनुमान लिया गया है कि जब दुनिया भर की सारी वर्ड्स को इकट्ठा कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे प्रयोग के आधार पर ई का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है और ए लेटर से अधिक वर्ड शुरू होते हैं। क्योंकि यहाँ हमने कुछ 6, 7, 8, 10 वर्ड्स लिए हैं तो यहाँ आप कंपैरिजन नहीं कीजिएगा कि सर या भाई आपने बताया कि यहाँ पे जब भी प्रयोग होता है तो ई का उच्चारण ई का लेटर का प्रयोग जो वो अधिक बार होता है। तो मैंने ऐसा ये बताया है कि जब पूरे इंग्लिश की दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं उनकी जब बात आती है तो वहाँ पे ई लेटर का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है और ए लेटर से शुरू होने वाले वर्ड की संख्या सबसे अधिक होती है। अब एक ऐसे वर्ड के बारे में बता रहा हूँ जिसका कोई भी वर्ड का रेपिटेशन नहीं हुआ है। मैं भी बोलने वाला था रिपीटेशन, लेकिन आप सभी जरा ध्यान से देंगे। इसका जो लिखावट होता है REPETITION, रिपीटेशन हम लोग बोलते हैं, लेकिन हमें इसका सही प्रोनाउंसिएशन करना है तो रेपिटेशन कह सकते हैं। इसे हम सभी रिपीटेशन ही पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन रेपिटेशन इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है। तो जब भी मैं एक ऐसे वर्ड को लेकर आया हूँ जिसमें वर्ड में किसी भी दूसरे लेटर का दोहराव नहीं है, वो वर्ड है अनकॉपीराइटेबल। अनकॉपीराइटेबल जिसका कि मैंने देखा कि आपने भी देखा कि इस
वर्ड में जो है किसी भी लेटर का दोहराव नहीं है। अब मैं आता हूँ एक ऐसे सेंटेंस पे जिसको मैं पढ़ूंगा, और इस सेंटेंस को जैसा कि हम सभी नाम जानते हैं, पैंग्राम। पैंग्राम ऐसा एक शीर्षक है जिसे हम कह सकते हैं कि वर्णमाला या अल्फ़ाबेट का सभी अक्षरों का समावेश हो। पैंग्राम या जो हम लोग इसे कह सकते हैं कि एक ऐसी पंक्ति जिसमें या हिंदी में लिखी हुई हो या अंग्रेजी में लिखा हुआ हो, उसमें जो सभी लेटर्स हैं वो ए से जेड तक आनी चाहिए। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग पैंग्राम नाम से अंग्रेजी में जानते हैं। और इसका जो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पैंग्राम है क्या, तो जिसमें वर्णमाला या अल्फ़ाबेट के सभी अक्षरों का समावेश होता है, इसे हम पैंग्राम कहते हैं। तो इस क्रम में मैं आप लोगों के समक्ष एक पंक्ति लाया हूं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। यहाँ आपने देखा कि मैंने जो ये नंबर सभी के लिए डाल दिया है कि कौन सा नंबर पे कौन सा आता है। मैं इसे एक बार पढ़ भी देता हूँ, शायद समय वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मैं एक दो लेटर्स को ही आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लेजी में ए आया है, 1 नंबर पे मैंने इसे डाला है। ब्राउन में 2 आया है, इसे 2 नंबर पे डाला है। और क्विक में सी आया है 3 नंबर पे। इस तरह मैंने 26 लेटर्स जो होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, उसे मैंने यहाँ पे आपको दर्शा भी दिया है। तो आप जब भी इस तरह की कोई सेंटेंस मिले तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट में लिख के बताइएगा सर इसमें भी, या भाई इसमें भी A to Z का संग्रह है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और जैसा कि अल्फ़ाबेट, मुझे याद आ गया कि जब मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ या घर में भी किसी बच्चे को बताता हूँ, तो मैं भी कभी कभी गलती से ये बोल देता हूँ कि चलो आज इंग्लिश के सभी अल्फ़ाबेट्स को लिख के दिखाओ। ये बिल्कुल गलत है। इंग्लिश हो या हिंदी, इसका सभी अल्फ़ाबेट नहीं होता है। लेटर्स या अक्षर वर्ण अलग हो सकते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट एक ही होता है। और लेटर्स के समूहों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो अल्फ़ाबेट बनता है। अपने बच्चे को ये छोटी सी जानकारी ज़रूर दे दें कि बाबू ABCD जो जेड तक हम लिखते हैं वो लेटर्स का एक समूह है, और यह सब मिलके अल्फ़ाबेट बनता है, हिंदी में वर्णमाला बनता है। तो भाइयों, आज का यह वीडियो हो सकता है मुझसे कहीं गलती भी हुई होगी, या मैंने जितनी भी बातें बताई इसमें कहीं आपको मिस्टेक्स नज़र आएंगे, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करते हुए मेरे इस वीडियो को इंजॉयफुल मोमेंट के साथ आप शायद देखे होंगे। अगर आपको मज़ा आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल @sonupreprimer1986 को लाइक सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह मैं आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, हमारे लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए नई नई वीडियोज़ के साथ, नए नए टॉपिक के साथ आप सबों के साथ आता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।